हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे, अपना वही चैप्टर है, 4th चैप्टर चल रहा है अभी तक, क्योंकि हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स सारा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हुए चल रहे हैं इसलिए। तो साझेदारी फर्म में उसका पुनर्गठन कब होता है, कैसे होता है, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर या फिर उसके रिटायरमेंट हो जाने पर, तो इसी की बात कर रहे थे। हम लोग बात करेंगे साझेदार की मृत्यु की। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने जो बात की है पिछले वीडियोस में, पिछले 2-3 वीडियोस में खास तौर से, उसमें किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है। अब उस पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, जो कंटिन्यू करेंगे, जो शेष रह जाएंगे साझेदार, उनके बीच में किस तरह का एडजस्टमेंट होगा, इस सबको हम लोगों ने देखा। अच्छा, लेकिन साथ ही में यहां पर क्या होता है, यहां पर जब सेवानिवृत्त हो रहा था पार्टनर, तो उसको हम लोग पैसे दिया करते थे। यहां पर सेवानिवृत्त तो हो नहीं रहा, इसकी मृत्यु हो गई है, तो जिस पार्टनर की मृत्यु हो जाती है उसके हम किसी उत्तराधिकारी को पैसे ट्रांसफर करते हैं। ये बात तो एकदम कॉमन है, उत्तराधिकारी को, क्योंकि वो तो रहा नहीं इंसान, किसी को तो आप दोगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो जाती है। दूसरा इसी में क्या है कि साझेदार की मृत्यु की स्थिति में जो लेखांकन व्यवहार है ना, वो उसी प्रकार का होता है, वैसा ही होता है जैसा कि साझेदार के सेवानिवृत्त होने पर किया जाता है। साझेदार की मृत्यु की स्थिति में उसका दावा उसके उत्तराधिकारी को, बस यही चीज इंपॉर्टेंट है, हस्तांतरित हो जाएगा, जैसा कि साझेदार के सेवानिवृत्त होने पर किया था। तो जो उसको पैसे मिलने थे उसकी जगह उसका जो नॉमिनी होगा, जो उत्तराधिकारी होगा, उसको मिल जाएंगे, बस इतनी सी बात है। अच्छा, इसमें एक दूसरी चीज जो है इंपॉर्टेंट थोड़ी सी होती क्या है, नॉर्मली जो रिटायरमेंट होता है ना, वो वर्ष के अंत में होता है। 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च को कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो वित्तीय वर्ष है उसका अंत कब हो रहा होता है, उसका अंत हो रहा होता है 31 मार्च को। लेकिन मृत्यु तो कभी भी हो सकती है। तो यहाँ पर पिछली बैलेंस शीट जब भी निकाली गई थी, लेखा वर्ष के अंत में निकालते हैं नॉर्मली, उसके बाद से जिस दिन उसकी मृत्यु हुई है उस दिन के समय को, उतने दिन के लिए हम लोग लाभ की गणना करते हैं। और लाभ की गणना कैसे की जाएगी, याद करिए, इसी चैप्टर में हम लोगों ने पहले भी एक उदाहरण किया हुआ था जहां पर लाभ की गणना करने की हमें आवश्यकता पड़ी थी। तो 3 तरह से करते हैं। एक तो हमें होता है स्पष्टता, पिछले वर्ष का जो लाभ होता है, मान लीजिए पिछले वर्ष 1.5 लाख रुपए का लाभ हुआ, कितने का हुआ, 1.5 लाख का। अब बोला गया इस बार कोई ऐसा था जो 6 महीने तक जीवित रहा, 6 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई नए लेखा वर्ष में, तो हम उसको 75,000 रुपए दे देंगे, ठीक है। 75,000 टोटल लाभ हुआ, फिर 75,000 में उसका जो हिस्सा बनेगा, 1.5 लाख अगर टोटल फर्म का फायदा हो रहा था, जिसमें से एक इंसान 6 महीने तक था, तो हम बोलेंगे 6 महीने में 75,000 का लाभ होना चाहिए, ठीक। ऐसे दूसरा तरीका होता है जिसमें हम पिछले 3 वर्षों का औसत निकालते हैं। तो उसमें हमें 3 वर्षों का लाभ दिया होता है, उनका औसत निकाल देते हैं, उस हिसाब से फिर हम उस नए इंसान का या जिसकी मृत्यु हो गई है उसका कितना हिस्सा बनेगा वो उसके अनुपात से निकाल लेते हैं, ठीक। एक्सक्यूज मी। ऐसे ही तीसरा क्या करते हैं हम लोग कि हमें दिया जाता है सेल्स के हिसाब से, कि इतने रुपए की बिक्री हो रही थी तो इतना फायदा हो रहा था, अब इतने रुपए की बिक्री हो गई तो कितना फायदा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें सेल्स पता चल जाती है कि इस दिन तक कितनी सेल्स हुई है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। ये सारी चीजें एक्जैक्टली सेम देख रखी थी, और यहाँ पर जो उदाहरण ले रखा है जानबूझ करके उन्हीं संख्याओं का उदाहरण ले रखा है जो हम लोगों ने पहले ली हुई थी, जिससे कि आपको पहली चीज भी वाली याद है और साथ में तीनों तरीके हैं एक साथ कवर हो जाए। तो इसी को हम लोग करेंगे यहाँ पर, फटाफट देखते हैं। एक मुख्य अंतर क्या होता है, सेवानिवृत्ति सामान्यतः लेखांकन वर्ष के अंत में होती है। मैंने बताया ना, रिटायरमेंट तो नॉर्मली एंड में होता है, लेकिन साझेदार की मृत्यु किसी भी समय हो सकती है ना, किसी ने देखा तो नहीं मृत्यु का। इसीलिए मृत्यु की स्थिति में उसको दावे में लाभ या हानि का भाग, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, कुछ भी है, अंतिम तुलन पत्र की तिथि से, अंतिम तुलन पत्र की तिथि से मतलब क्या हुआ, जो लास्ट आपकी बैलेंस शीट थी उस दिन के बाद से उसकी मृत्यु तक समायोजित किया जाएगा। अब मुख्य समस्या इस समय अंतराल के लाभ की गणना से संबंधित है। यही है कि लाभ कैसे निकालोगे, इसकी गणना की जाएगी। एग्जैक्टली चीज हम लोगों ने पहले की हुई थी, उसी को करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, अगर आप उसने कुछ आहरण कर रखा है, पहले से ड्राइंग्स कर रखी है, तो उससे हम ब्याज लेंगे। अगर उसने आपको पूंजी दे रखी है तो उस पर उसको ब्याज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो देना होगा तो दे देंगे, आहरण किया होगा तो उससे ब्याज ले सकते हैं, ठीक। और लाभ और हानि का जो हिस्सा होगा वो भी उसको हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करके ही उसको पे करेंगे, जो उसका उत्तराधिकारी होगा उसको, ठीक। तो इसी में क्या है, जैसे कि यह माना जाता है कि पुस्तकों को आगे ले जाने में परेशानी हो सकती है, क्यों, क्योंकि मान लीजिए 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का हमारा लेखा वर्ष चलता है, ठीक। अच्छा, अब किसी की डेथ हो गई, कब किस दिन हो गई, मान लीजिए 5 अगस्त को हो गई, तो आप पूरे वर्ष का क्यों कर रहे हो, 5 अगस्त तक जो चीजें हुई हैं उस हिसाब से उसको चीजें क्लियर करो ना, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उस दिन तक की कैलकुलेशन लाभ की लेकर के आनी पड़ती, लाभ या हानि जो भी हो। अच्छा, तो क्या होता है, तथा मृत साझेदार के लाभ का भाग निकालने के लिए इस अवधि के अंतिम खाते बनाए जाते हैं, ठीक। तो इस अवधि के मतलब जिस दिन डेथ हो रही है, वैसे हम लोग क्या करते हैं, लेखा वर्ष के अंत में क्या करते थे, यहां पर क्या हो रहा है, उसी दिन तक के खाते बनाने पड़ जाते हैं, ठीक। फिर क्या हुआ, लाभ की गणना पिछले वर्षों के आधार पर, जिसमें पिछले कुछ वर्षों के औसत के आधार पर भी हो सकती है, सिर्फ पिछले वर्ष के आधार पर आप कर सकते हो, या फिर पिछले कुछ वर्षों के औसत के आधार पर कर सकते हो, जैसे 3 वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए। ऐसा ही तीसरा हो सकता है क्रय के आधार पर, क्रय और विक्रय, ठीक है। यहाँ पर विक्रय भी हो सकता है कि आपने
नॉर्मली विक्रय के हिसाब से करते हैं कि सेल्स कैसी रही। तो यहाँ पर क्रय की जगह विक्रय ज्यादा सही है कि आधार पर किया जा सकता है कि कितना प्रॉफिट हुआ और उतने हम लोग बांट देते हैं। तो चलिए इसी में उदाहरण देखते हैं। वही उदाहरण है जो लोगों ने पहले किया हुआ था। इसमें क्या है, बकुल है, चंपक है और दर्शन है। ये एक फर्म में साझेदार है। लाभ का विभाजन 5:4:1 है। अच्छा, 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ 1 लाख रुपए था, यानी कि 31 मार्च 2017 को जो लाभ था वो 1 लाख रुपए का था। अच्छा, 30 जून 2016 को चंपक, अभी ये गलत लिखा हुआ है, 30 जून 2016 की जगह 2018 होगा। 2018 को इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि 2017 तो चल ही रहा है, सॉरी 2018 नहीं होगा, यहाँ पर 2017 होगा। क्यों? क्योंकि अप्रैल मार्च में ही तो आपका खत्म हो गया, तो मार्च के बाद ही तो आपका वो आता है, नहीं आई बात समझ में, मार्च के बाद ही तो जून आएगा भाई, मार्च अप्रैल मई जून, तो यहाँ पर 2016 की जगह 2017 होगा, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चंपक की मृत्यु हो जाती है, यानी कि 31 मार्च को महीना खत्म हुआ, अप्रैल पूरा रहा, जून, अप्रैल के बाद मई पूरा रहा और जून खत्म हो गया, तो 3 महीने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नंबर हम लोग आसानी से लेते हैं, क्योंकि 3 महीने को आप 12 महीने से डिवाइड करोगे तो आपको 1/4 वर्ष मिल जाएगा ना। 1/4 वर्ष हो गया कि नहीं हो गया, तो इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इस तरह से इस तरह की चीजें लेते हैं। फिर क्या हुआ, बकुल और दर्शन ने फर्म के लाभों को बराबर बांटने का निर्णय लिया। अच्छा, 1 अप्रैल से 30 जून 2016 तक, अब 16 नहीं होगा, यहाँ पर 17 रहेगा, ठीक, तक की अवधि के लिए चंपक के लाभ में भाग की गणना निम्न प्रकार होगी। किस तरह से आप करोगे? ठीक, तो यहां पर वही 16 की जगह 17 कर लेना है, मिसप्रिंट है। अच्छा, 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कुल लाभ, अब यहाँ पर उन्होंने 16 लिख दिया, कोई बात नहीं, हमारी जगह पर 17 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो 1 लाख रुपए का इनको फायदा हुआ था, है ना, जो 31 मार्च 2017 को हुआ था। अच्छा, अब क्या हुआ, चंपक के भाग का लाभ, तो चंपक के भाग का लाभ कितना बन रहा था? जब 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा था तो 4/10 से आप कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे, 4/10 से, तो 4/10 तो इनका भाग बन रहा था, लेकिन ये तो पूरी साल भर के लिए बन रहा था। कितने के लिए बन रहा था? पूरे साल भर के लिए, लेकिन ये तो पूरी साल जिंदा नहीं रहे, 3 ही महीने जिंदा रहे। तो 3 महीने का मतलब क्या हो जाता है, 3/12 वर्ष, महीनों को हम लोगों ने वर्ष में बदल दिया, तो 3/4 करोगे, 4 आ जाएगा, 4 से 4 काट दोगे, ये आपका हो जाएगा 10,000। तो कुल मिलाकर के क्या हो गया, इनको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हम लोग मानेंगे। कब? जब हम लोग सिर्फ पिछले 1 साल के प्रॉफिट के हिसाब से अगले वर्ष के प्रॉफिट की गणना करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बात समझ में? अच्छा, दूसरी चीज क्या है, दूसरी जो तरीका है उसमें क्या होता है, हम लोग कुछ पिछला कुछ वर्षों का औसत निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर तो वही किया, पिछले वर्ष का लाभ गुणा अनुपातिक अवधि। अनुपातिक अवधि कितना था? 3/12 था, ये 3/12 आपकी अनुपातिक अवधि हो गई। और मृत साझेदार का भाग कितना था? 4/10 कहां से आया भाई? 5:4:1 था, इनकी मृत्यु हो गई, तो 5 में 4 जोड़ोगे 9 होगा, 9 में से 1 जोड़ोगे 10 होगा, तो 4/10 ये इनका हिस्सा है। पहले वाले का हिस्सा 5/10 था, उनकी तो मृत्यु हुई नहीं। अंतिम वाले का हिस्सा 1/10 था, इनकी मृत्यु हुई नहीं। मृत्यु किसकी हो गई है? इनकी, जो चंपक जी की मृत्यु हो गई है, तो चंपक जी का हिस्सा कितना है? 4/10, यही तो क्या हुआ है, समझ में आ रही है बात? तो 1 लाख रुपए में आप 3/12 से गुणा किया, 4/10 से गुणा किया, तो आपको 10,000 रुपए मिल गया। ये 10,000 रुपए क्या है? ये 10,000 रुपए वो हिस्सा है जो चंपक जी का माना जाएगा कि 3 महीने तक ये रहे, तो इनको इतना हिस्सा बनता है, तो इनको इतने पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो लाभ की गणना कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है कि रोजना बचाव में प्रविष्टि किस तरह से हो जाएगी? पूंजी में आप 10,000 रुपए जोड़ दोगे, तो पूंजी में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो इनका जो पूंजी खाता होगा वो 10,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा, जमा कर दिया जाएगा। तो चंपक के पूंजी खाते से आपने इसको क्रेडिट कर दिया, और पैसे कहां से आएंगे इनको? जो भी आपका लाभ और हानि उचंती खाता, उचंती खाता क्या होता है? सस्पेंस अकाउंट, ये आपने बीच में बनाया हुआ ना वर्ष के, तो इसलिए इसको उचंती खाता बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो आपने सस्पेंस अकाउंट बना रखा, फिर आप इसी को पैसे जब भुगतान करते हो तो आप उनको पे कर भी देते हो। ठीक है, तो आप इसी को जो डेबिट किया हुआ उसका क्रेडिट कर दोगे, वहां पर बैंक से पैसे दे दोगे। अच्छा, चंपक के भाग के लाभ का उसके पूंजी खाते में हस्तांतरण आप यहाँ पे कर रहे हो। ठीक, अच्छा, विकल्प के तौर पर पहला तरीके में हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ 1 साल जो पिछला था उसके हिसाब से हम लोगों ने लाभ की गणना की थी। यहां पर क्या करते हैं, 3 वर्ष का हमें लाभ दे रखा है। विकल्प के तौर पर यदि चंपक के भाग के लाभ की गणना अंतिम 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर की जाती है। कितना? अंतिम 3 वर्षों के। अच्छा, तो कितना कितना लाभ हो रहा है? एक बार आपको हो रहा है 1,36,000। ठीक, दूसरी बार कितना हो रहा है? 1,54,000। ठीक है, फिर 16-17 के लिए कितना हो रहा है? 14, 15, 15, 16। अब यहाँ पर ठीक है, इन्होंने फिर से 15, 16 लिखा हुआ है, आप ईयर छोड़ दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर उस हिसाब से 16, 17 होना चाहिए था, यहाँ पर 15, 16 होना चाहिए था, यहाँ पर 14, 15 होना चाहिए था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मतलब वही है कि आपकी गलती है, हम लोगों को भी ठीक कर देना चाहिए था, बुक में ही गलत था, लेकिन स्लाइड्स बनाते टाइम ये चीज छोड़ गई क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, दूसरी बार कितना था? 1,54,000 का था, और तीसरी बार वो तो आपको दे ही रखा था पहले, 1 लाख रुपए था जस्ट 1 साल पहले। तो जब आप इन तीनों साल को जोड़ दोगे तो आपको कुल मिलाकर मिल रहा है 3,90,000 रुपए। इतना प्रॉफिट हुआ 1 साल में हुआ क्या? नहीं, 3 साल में हुआ। तो औसत कितना हो गया? 3,90,000 को आप क्या करोगे? 3 से डिवाइड कर दोगे, कर दिया, कितना आ जाएगा? यह आ जाता है आपका 1,30,000।
30,000। तो ये हम मानेंगे औसत लाभ होता है 1 वर्ष में। लेकिन जिनकी मृत्यु हुई है चंपक जी की, उनकी तो 3 महीने बाद ही मृत्यु हो गई है, तो हम 3/12 से फिर गुणा कर देंगे 1,30,000 में। अच्छा, लेकिन चंपक जी का पूरा हिस्सा बनता है क्या? ये तो 3 महीने में पूरी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है वो निकला। चंपक जी का हिस्सा था 4/10, तो 4/10 से गुणा कर देंगे, तो ये आपको निकल करके आ जाता है 13,000 रुपए। कैसे आ जाता है? क्योंकि ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 से इधर 12 कटा तो 4 आया था। अच्छा, और 10 से आपने 0 उड़ा दिया, तो 1,30,000 का 13,000 बच गया। अब 13,000 रुपए जो बचा है आपका, वही आप यहाँ पर फिर से इनको दे दोगे। ठीक है, तो वही आप फिर से आप उचंती खाते वाली बात लिख सकते हो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं भाई, कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है। चंपक के भाग के लाभ की गणना करने के लिए अंतिम वर्ष की अवधि 1 अप्रैल 2016 से 31 जून 2016 के लिए निम्न होगी। वो 3 महीने के बाद है, वही है। तो इसमें का क्या, आपने तीनों को जोड़ दिया, 3,90,000 में 3 से भाग दिया तो 1,30,000 आ गया। ठीक, अब इसी में चंपक के भाग का लाभ कितना हो गया? 1,30,000 में आपने 3 महीने में 12 महीने से भाग दिया, तो इसको आपने वर्ष में कन्वर्ट कर दिया, और 4/10 इनका हिस्सा था। वही मैं बता रहा हूँ, जो अभी बताया था वो एग्जैक्टली वही चीज है, 13,000 रुपए आ गया। ठीक, तो अब रोजा बचा प्रविष्टि क्या हो जाएगी? यहाँ पर फिर से आपने उचंती खाता बना दिया, तो उचंती खाते में क्या कर दिया आपने? उसको डेबिट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आप चंपक को लाभ दे रहे हो, तो चंपक का तो जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट हो रहा है। तो कैपिटल अकाउंट जब बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग? कैपिटल अकाउंट बढ़ने को हम लोग कर देते हैं क्रेडिट। तो क्रेडिट कर दिया, तो क्रेडिट कहां से कर रहे हो? आपने एक प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बनाया। क्या बनाया है? उचंती खाता सस्पेंस अकाउंट बना रखा है, क्योंकि डेथ हो गई है। ठीक, अच्छा, तीसरी स्थिति क्या होगी? तीसरी स्थिति में लोग मान लेते हैं सेल्स को देखते हैं, विक्रय को देखते हैं। तो यहां पर ही देखा गया, यदि समझौते के अनुसार, समझौता होगा यहाँ पे, समझौते लिखा हुआ है, मृत साझेदार के भाग के लाभ की गणना विक्रय के आधार पर। अब यहाँ पर हम लोग सेल्स के आधार पर कर रहे हैं, किसके आधार पर कर रहे हैं? विक्रय के आधार पर कर रहे हैं। अच्छा, ये भी कैलकुलेशन पहले की हुई है, बहुत आसान है। तथा यह दिया गया है कि 2015-16 वर्ष के दौरान विक्रय कितना हुआ है? ये लिखा हुआ आपका 80,000 रुपए, और 1 अप्रैल 2016 से 30 जून 2016 में विक्रय 1,50,000। एक्चुअली 80,000 की जगह 8 लाख रुपए होगा यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत जगह पर गलतियां हैं। तो 8 लाख रुपए इन्होंने क्या किया था, अब समझ लो हुआ क्या है, मैं बताता हूँ। पिछले साल इन्होंने सब मिलाकर के 8 लाख रुपए का सामान बेचा है। कितने का बेचा है? 8 लाख रुपए का। ठीक, अच्छा, और इस साल 3 महीने में शुरू में 1,50,000 रुपए का सामान बेच पाए हैं। अच्छा, और जब 8 लाख रुपए का सामान बेचा तो इनको पिछले साल फायदा कितना हुआ था? वो तुम्हें पहले से पता था, 1 लाख रुपए। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपने 1 लाख, देखो ऐसा समझो, 8 लाख रुपए का आपने सामान बेचा तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख रुपए। ठीक है, ऐसे लिख दो, क्योंकि 8 लाख 1 लाख के बराबर तो होता नहीं है, लेकिन 8 लाख रुपए का सामान बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख रुपए। तो 1 रुपए बेचने पर कितना प्रॉफिट हो जाएगा? एक एक नियम पढ़ा हुआ है बचपन में, यूनिटरी मेथड। तो इसमें क्या हो जाएगा? आप 1 लाख को डिवाइड कर दोगे 8 लाख से, 8 लाख से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये 0 के 0 सारे कट जाएंगे, कितना बचेगा? 1/8 बचेगा। अच्छा, लेकिन अभी कितना रुपए की आपने बिक्री की है? बिक्री की 1,50,000 की। देखो ना, ये लिखा हुआ है 1,50,000 रुपए की बिक्री की हुई है, तो आप 1,50,000 से गुणा कर दोगे। अब 1,50,000 से जैसे आपने गुणा किया तो कितना हो जाएगा? हाँ, 1,50,000 है, 8 से भाग दे दो, तो 8 एकम 8, 7 बचा 7 और 0 कितना हो गया? 8 8 64, 6 और 0 कितना हो गया? 8 7 56, 4 और 0 कितना हो गया? 8 5 40 और 0 18,750। ये प्रॉफिट निकल करके आ गया जो 3 महीने में किसी फर्म को हुआ। अच्छा, अब देखिए हुआ क्या, ये जो आपका 18,750 मिला है, ये तो पूरी फर्म का फायदा है। तो पूरे फर्म के फायदे को हम लोग क्या करेंगे? 3 महीने का फायदा क्या है? यहाँ पे फिर से 3/12 करेंगे? नहीं, क्योंकि हम लोग अब सेल्स के हिसाब से कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं करेंगे। क्यों? 3 ही महीने में तो सेल्स हम लोग ने देखी, यहाँ पे 12 महीने के सेल्स देख नहीं रहे, लेकिन अभी भी 4/10 तो करेंगे। क्यों? क्योंकि जो चंपक जी है उनका 4/10 हिस्सा तो था। तो यहाँ पर क्या हुआ? 2/5 हो गया, 5 से आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 5 की 15 की 5 हाथ से लगी 3 3 और 7 5 7 35, 2 बचा, 2 और 5 5 25, ये आ गया 3750 में आप 200 गुणा करोगे तो आपका जाएगा 7,500। तो 7,500 रुपए का इनको प्रॉफिट मान लिया जाएगा, इनको वही ट्रांसफर कर दिया जाएगा, होगी कहानी पूरी। ठीक, तो ये 3 तरीके थे यहाँ पर लाभ की गणना करने के। पहले भी आया, इस बार भी आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको मैंने 2 बार कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर वही चीज है, 1 लाख रुपए इनका बन रहा था, यहाँ पे जो चीज गलत लिखी होंगी उसको ठीक कर दूंगा। ये भी 1 लाख है, ये भी 8 लाख है, तो 1 लाख में 8 लाख से डिवाइड किया और आपने क्या कर दिया? 15,000 से गुणा कर दिया, तो आपका आ गया 18,750। और यहाँ पे 4/10 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप निकाल लो चंपक के भाग का लाभ, तो चंपक का भाग तो 4/10 हुआ करता था, तब आपको मिलेगा 7,500 रुपए। और यहाँ से आप क्या कर दोगे? एंट्री कर दोगे। 7,500 रुपए का इनका क्या हो जाएगा? डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा आपका लाभ और हानि उचंती खाता, और 7,500 रुपए क्रेडिट क्या हो जाएगा? जो भी हमारे पंकज चंपक जी हैं उनके पूंजी खाते में। तो लाभ और हानि उचंती खाते को हम लोग देख लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ है? मृत साझेदार के मध्य अवधि के लिए लाभ के भाग के लिए लेखा पुस्तकों में निम्न रोचना बचा प्रविष्टि होगी। कौन कौन सी प्रविष्टियां होंगी हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, जो भी बाकी रहेगा उसको हम लोग आगे आने वाली वीडियो में कर लेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग इसी में जो कुछ प्रविष्टियां थे उनको अगले वीडियो में देखेंगे। बाकी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होता है, इसलिए इसको जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर
अपना योगदान जरूर दें।